नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पे। आज के बुक हमारी है रॉबिन शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। इस बुक समरी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने लाइफ को किस तरह एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। शुरुआत करते हैं। रास्ते के समय का उपयोग करिए। अगर आप रोज अपने दफ्तर जाने के लिए एक तरफ से 30 मिनट का समय देते हैं तो एक वर्ष के बाद आपसे हफ्तों का समय अपनी कार में बिता चुके होंगे। क्या आपके लिए यह संभव है कि आप पूरे समय कार की खिड़की से बाहर देखते रहे और खोए रहे, जबकि नकारात्मक समाचार कार के रेडियो से गर्जन कर रहे हो? वो सारे सफल और ज्ञानी लोग जिनको मैं जानता हूँ, उन सब में एक आदत समान है। वो ये है कि वे कार में कैसे चुनते हैं। ऐसा करके वे अपने सालन के समय को सीखने के समय में परिवर्तित कर देते हैं और अपनी गाड़ी को चलता फिरता विश्वविद्यालय बना देते हैं। अपनी कार को एक पहिया पर विद्यालय में बनाने में आप अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश करेंगे। अपने कार्य के लिए थके हारे, निराश और निरुत्साहित होकर पहुंचने से अच्छा है कि आप शिक्षण संबंधी कैसेट को सुनकर अपना रास्ता आनंददायक बना ले और अपने आसपास के असीमित अवसरों के लिए प्रेरणा से पूर्ण, केंद्रित और सतर्क बन जाए। सबसे अच्छा तरीका ये जानने का कि कौन वास्तव में आत्म सुधार के लिए प्रयत्न कर रहा है, ये पूछकर किया जा सकता है कि उसकी कार का रेडियो चल रहा है कि नहीं। जो प्रभावशाली जीवन के वास्तविक शिक्षक होते हैं, उन्हें इसके बारे में पता होगा, क्योंकि वे अपने सालन के हर मिनट टेप सुनने में व्यस्त रहते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं किसी संतुष्ट और सफल पुरुष की कार की पिछली सीट पर बैठा और मैंने वहां कैसेटों का छोटा सा पहाड़ पाया जो उस सीट की काफी जगह घेर रहा था जहां मैं बैठा था। ज्यादातर नई किताबें टेप पर मिल जाती है, जिनमें सबसे बढ़िया तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम जो कि जीवन में नेतृत्व पर आधारित होते पाए जाते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम 5 नए टेपों को हर महीने सुनूं, जो व्यापार के नवीनतम संस्करणों से लेकर समय के बाद सृजनात्मक विचार, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतोष पर आधारित होते हैं। आगे सीखते हैं। समाचार का व्रत रखिए। नकारात्मक समाचार बिकते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर लोग एक प्रसिद्ध इंसान के जुर्म का मुकदमा देखना किसी वास्तव में महान इंसान की जीवनी देखने से ज्यादा पसंद करते हैं। एक समाचार पत्र जिसकी मुख्य खबर किसी नवीनतम दुखद घटना का खुलासा कर रही है, उसकी प्रतियां उस खबर से जो एक नवीनतम वैज्ञानिक खोज के बारे में बता रही है, उससे ज्यादा बिकेगी। असली परेशानी यह है कि नकारात्मक खबरें सुनने और देखने का नशा बड़ी आसानी से हो जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके दिन की शुरुआत सिर्फ अपराध, दुर्घटनाओं और देर रात को हुई सनसनीखेज खबरों से होती है, जिनसे किसी चरित्र निर्माण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं समाचार पत्रों और दूरदर्शनों के विरुद्ध हरगिज नहीं हूँ। देखा जाए तो मुझे कई समाचार पत्रों के जरिए अत्यंत उत्तम किस्म की सूचनाएं और खबरें मिली है, तथा मैंने अनेक टीवी कार्यक्रम से भी बहुत सी बुद्धिमत्ता की बातें सीखी है, जिन्हें मैं कई वर्षों देखता आ रहा हूँ। मैं एक सरल बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस समाचार पर अपने मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसका चुनाव करने की आवश्यकता है। सुबह इससे पहले कि आप सुबह का अखबार पढ़ें, आपके दिमाग में एक उद्देश्य होना चाहिए। इसको आप सिर्फ समय काटने का साधन नहीं, बल्कि सूचना साधन की तरह उपयोग करें, जो आपको ज्यादा समझदार बनाएगा। अपने को समाचार के नशे से दूर करने के लिए आप 7 दिन के लिए समाचार के व्रत का अनुसरण करें और कसम खाएं कि आप समाचार पत्र की एक भी नकारात्मक कहानी नहीं पढ़ेंगे या एक भी नकारात्मक खबर टेलीविजन पर नहीं देखेंगे। आप 2 बातों पर ध्यान दें। पहले से वास्तव में सूचनाओं का ज्ञान न होने से हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। आप इसके बाद भी उन अत्यधिक महत्वपूर्ण खबरों के बारे में अपने दफ्तर और घर में लोगों से मिलकर जान जाएंगे। दूसरी चीज, आप बहुत शांत और निरस्तर महसूस करेंगे। इसके अलावा 7 दिन का समाचार का उपवास एक और फायदा देता है, वो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय का लाभ।
आगे सीखते हुए अपने उद्देश्यों को गंभीरता से ले। अनेकों वक्ता और लेखक आपको अपने लक्ष्य साधन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, परंतु वो ये नहीं बताते कि लक्ष्य का होना अपने आप में इतना शक्तिशाली निर्णय क्यों है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, जब भी हम कागज पर अपने लक्ष्य के बारे में लिखते हैं तो कुछ चमत्कार सा हो जाता है। मेरी राय में जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्पष्ट उद्देश्य को निर्धारित करके हम 3 चीजें पाते हैं। पहला फायदा ये है कि आपके जीवन में एकाग्रता और संचय होता है, उस दुनिया में जो अनेक विकल्पों के साथ जटिल हो चुकी है। हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें साधारण तौर पर एक ही समय पर बहुत से कार्यों को करने के विकल्प है। हमारा ध्यान बांटने के लिए अनेकों आकर्षण है। लक्ष्य हमारी इच्छा को स्पष्ट करते हैं और हमें उन क्रियाओं पर ध्यान देने में मदद देते हैं जिससे हम अपनी चाही हुई चीज पा सके। अपने स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण से आपको ज्यादा बढ़िया विकल्पों को सुनने का मौका मिलता है। अगर आपको सही तरीके से मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उन क्रियाओं को जानना आसान हो जाता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचती है। अपने मुकाम तक पहुँचने के लिए अनेकों लिखना आपकी मनचाहा को स्पष्ट कर देता है और अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए पहले कदम के समान होता है। जैसा कि उपन्यासकार साल्ले वेलो ने लिखा था, एक स्पष्ट योजना हमें चुनाव के संताप से बचाती है। या जैसा लेखक ग्लेन ब्लैंक ने लिखा है, लक्ष्य और योजनाएं हमारे जीवन से चिंता दूर कर देते हैं। अगर आप अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं तो आपकी प्रक्रियाएं आपकी भावनाओं के बजाय आपके लक्ष्य पर आधारित होंगी। लक्ष्य निर्धारण का दूसरा लाभ ये है कि वो आपको अपने सामने आने वाले अवसरों के लिए सहायता देता है जिनकी हम अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन में इच्छा करते हैं। और तीसरा फायदा लक्ष्य निर्धारण का यह है कि आपको स्पष्ट परिभाषा वाले उद्देश्य के साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी उसी दिशा में करते हैं। वे आपको प्रेरणा देते हैं कि आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से व्यवहार करें और चीजों का इंतजार करने के बजाय उन्हें स्वयं करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ प्रतीक्षा से कुछ नहीं मिलता है। आपको उन लक्ष्यों का चुनाव करना चाहिए जो आपको प्रेरणा देकर व्यस्त रखते हैं और आपको अपने निजी कर्तव्यों का पालन करने की स्फूर्ति दे सके और आपके दिलों को नई शक्ति दे सके। अंत उसे लक्ष्यों का निर्धारण करिए। आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उतने ही समृद्ध हैं जितने आपके स्वप्न। और यह जैसा विज्ञापन गुरु डेविड ऑग्लेबी लिखते हैं, सिर्फ ज्ञान को थोकते मत रहिए, अखाड़े से बाहर आइए और अपना लक्ष्य अमर व्यक्तियों का संगी बनने का बनाइए। आगे सीखते हुए एक क्विज का नियम याद रखिए। जैसा कि मैंने दी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में लिखा है कि एक नई आदत को विकसित करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। उसके बाद भी ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों के अंदर वो सकारात्मक परिवर्तन लाने में हिम्मत हार जाते हैं, जब उन्हें इससे जुड़े हुए तनाव और दर्द को महसूस करना पड़ता है जो उन्हें पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदत बनाने में सहना पड़ता है। नई आदतें एक जूते की तरह होती है, पहले कुछ दिन असुविधाजनक होती है, परंतु फिर भी आप अगर उनको पहनते रहते हैं तो वे बिल्कुल आपके नाप के हो जाते हैं। एक मानव होने के नाते हम सब आनुवंशिक रूप से इस तरह सुधारित होते हैं कि हमें परिवर्तन नापसंद होता है और हम अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। इस स्थिति को होम्योस्टेसिस कहते हैं, जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ घटता रहता है। और ये तरीका इस आधार पर कार्य करता है कि कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, चाहे उससे बेहतर संभावनाएं भी हमारे समक्ष हो। और यही कारण है कि हमें नई आदतें ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसकी चुंबकीय शक्ति हमें ऊंचाइयों पर जाने से रोकती है। परंतु जिस प्रकार एक रॉकेट शुरुआत के कुछ मिनट आगे आने वाले दिनों की तुलना में ज्यादा ईंधन व्यय करता है, जबकि आगे के दिनों में उसे करीब 50 करोड़ मोर की दूरी तय करनी होती है,
शुरू में जब आप 21 दिन को पार कर लेते हैं तब आपको महसूस होगा कि आपको अपनी नई आदत सुविधाजनक लगने लगेगी। थोड़ा समय निकालकर अपने निजी आदत को अध्ययन कीजिए और वादा करिए कि आवश्यक बदलाव लाएंगे। आपके जीवन का महत्व काफी हद तक आपको आदतें निर्धारित करती है। जॉन डाइडर ने लिखा है, हम पहले आदत का निर्माण करते हैं, फिर आदत हमारा निर्माण करती है। जैसे कि वर्जीनिया वोल्फ ने लिखा है, आदत का कंकाल ही इंसान के लाशे को बनाता है। अंत पक्का इरादा करिए कि आदतें आपके वादा बनने के बजाय आपकी प्रगति में मदद करें। समय की सीमा के पार पब्लिलियस साइरस के शब्दों में, आदतों का साम्राज्य वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है। आगे की ओर समाधान करें। किसी ऐसे व्यक्ति की क्षमा करना जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है वास्तव में एक स्वार्थी व्यवहार है, ना कि स्वार्थ रहित। माफी देकर आप अपने अंदर की शत्रुता और घृणा की भावना से छुटकारा पा जाते हैं और ये क्रिया समाधान पाने वाले से ज्यादा लाभ आपको देती है। जैसा कि मैं अपने जीवन का शिक्षा के कार्यक्रमों में सीखता हूँ कि जब आपका किसी से बैर होता है तो वो बोझ अपने पीठ पर उठाए हुए उस व्यक्ति के बोझ के समान होता है जिसे आप लगातार दौड़ रहे होते हैं। वो आपको शक्ति, ऊर्जा और मन की शांति सब निचोड़ लेता है, परंतु जैसे ही आप उसको माफ कर देते हैं वो बोझ आपके पीठ से हट जाता है और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मार्क ट्वेन ने लिखा है, माफी उस खुशबू के समान है जो वनपसे का फूल उस पेड़ को देता है जिसने उसे कुचला था। समाधान भावनात्मक और निजी प्रवृत्ति का महान आचरण है। ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लाया जा सकता है। मैंने ये पाया है कि हर मिनट उस व्यक्ति के बारे में सोचकर जिसने आपका बुरा किया है, आप अपने अत्यंत महत्वपूर्ण समय को नष्ट कर रहे हैं। वो अनमोल समय जिसे किसी उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है, जैसे उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना जो हमारी मदद कर सकते हैं। आगे सीखते हैं, ताजे फलों का रस पीजिए। जो खाना हम खाते हैं उसका असर हमारे संवेगों और विचारों की स्पष्टता पर होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में साधु संत सिर्फ हल्का भोजन करते थे। वे जानते थे कि इससे ज्यादा खाना उनके संपूर्ण शांत मन, जिसका विकास करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया था, को उसको असंतुलित कर देगा और उनके सत्य को खोज की तलाश में भी व्यवधान डालेगा। अगर आपके पास एक महंगी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है तो उसमें आप प्रीमियम ग्रेड से कम ईंधन नहीं भरना चाहेंगे। कोई भी और ईंधन इसके लिए संपादन में कमी लाएगा, तो आप भी क्यों ना अपने शरीर को वही भोजन दें जो आपके शरीर के लिए सर्वोत्तम है। वो शरीर जो एक बहुमूल्य गाड़ी के समान है। गलत खाना बड़ी मात्रा में खाकर आप अपनी ऊर्जा में कमी लाते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता है और आपके मन को पूरी क्षमता के साथ काम करने से रोकता है। ये जानकर कि हर तेरीय भोजन जो आप खा रहे हैं वो आपके प्रभावशाली और प्रेरणा के स्तर में कमी लाता है। आप अपने खाने की आदत को थोड़ा और नियमित करने के बारे में सोच सकते हैं। एक विधि जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके स्फूर्ति और संवेग के दोनों के स्तर को ऊपर लेकर आती है, वो है रोज ताजे फलों का रस पीना। मेरी रसोई की एक अलमारी में मेरी एक बहुमूल्य चीज रखी है, वो है मेरी जूस मशीन, जिसने मेरी उम्र में साल और मेरे जीवन में उम्र जोड़ दी है। एक जूसर खरीदने में पैसे लगाना और जीवन धैर्य रसों में महत्व को जानना एक समझदारी का कदम है। फलों के रस आपको बढ़िया महसूस कराते हैं और आप सुबह काम पर जाने से पहले अगर एक गिलास बेर और सेब या संतरे और अंगूर का रस पीना शुरू कर दे तो इनसे होने वाले फायदे का बयान मैं नहीं करना चाहूँगा। आगे सीखते हैं, परिष्कृत वातावरण का सृजन करिए। सफल जीवन को जीने का एक अखंड सत्य जो सादगी से बयान किया जा सकता है वो ये है, आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। आप जिस वस्तु पर विशेष ध्यान देते हैं उसका विकास होता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं वो विस्तृत होता है और जिसमें आप व्यस्त रहते हैं वो आपकी किस्मत निर्धारित करता है।
जीवन अपने आप में एक आत्म सिद्धि की भविष्यवाणी है। ये आपको बिल्कुल वही देता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। जैसे कि हेलन केलर ने कहा था, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति तक ना तो सितारों के रहस्य को खोजा है, ना ही नई दुनिया खोजने के लिए यात्रा की है, और ना ही मानवीय उत्साह के नए स्वर्ग के दरवाजे को खोलने का प्रयत्न किया है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्यादा प्रसन्न शांत व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने विचारों को संगठित करके अपनी विचारधारा को परिष्कृत करना पड़ेगा। एक सबसे बढ़िया तरीका आपके सामने इस आंतरिक सुधार की राह में यह है कि आप अपने निजी वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। सैन फ्रांसिस्को में एक भरी सभा में मेरे भाषण के बाद एक बुजुर्ग महिला धीरे से मेरे तक आई और मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में देखते हुए बोले, श्री शर्मा, मैंने पिछले 1 घंटे आपको अंतर्दृष्टि के बारे में सुना, जिसे आप बेहतर जीने के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, और मैं आपके विचारों के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बहुत सालों पहले मैंने समझा कि हमारा वातावरण हमारी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को रूप देता है। ये वजह है कि अपने हर कमरे में मैं एक ताजे फूलों का गुलदस्ता अवश्य रखती हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु ये मेरा ऐसा महंगा शौक है जिसके बिना मैं गुजारा नहीं कर सकती। इस महिला का ये मालूम था कि उत्तम वातावरण एक कर्जा नहीं, निवेश है। अपने आस पास कड़ी नजर से देखिए। आपके विचार उन लोगों की संगत में धरते हैं जिनके साथ आप रहते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं और जो शब्द आप बोलते हैं, और साथ ही आपके आसपास के भौतिक वातावरण का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। क्या आप अपना समय निराशावादी लोगों के साथ बिता रहे हैं? अगर ऐसा है तो वे आपको नकारात्मक और चिड़चिड़ा बनाएंगे। क्या आप घर पर हिंसात्मक टीवी कार्यक्रम और बिना अभिप्राय वाले वीडियो देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आपका दिमाग अशांति और शोर से भर जाएगा। कि आप जिस क्षेत्र और रहने के वातावरण में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, आप जितना जल्दी हो सकता है सुधार लाने के तरीके ढूंढेंगे जो आपकी सोच, भावनाओं और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।